नमस्कार, एचएन न्यूज़ की खास पेशकश खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज आपको एक ऐसे राजनेता से मिलवाने जा रहे हैं जो अपनी बेबाकी के लिए, अपनी साफ गोई के लिए जाने जाते हैं। आइए स्वागत करते हैं पौड़ी ज़िले के लैंसडाउन से विधायक महंत दिलीप सिंह रावत जी का। विधायक जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। विधायक जी, आज हम जानेंगे किस तरीके से पिछले 5 वर्ष होने वाले हैं आपके कार्यकाल को। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि एक विधायक रहते हुए अपने क्षेत्र के विकास के लिए कौन सी वो बड़ी प्राथमिकताएं थी जो आपने टारगेट लिया था और कितना उसको अचीव कर पाए हैं आप? देखिए, हमारी प्राथमिकताएं पहले सबसे पहले कनेक्टिविटी का था, क्योंकि पहाड़ों में अभी भी सड़कें बहुत कम हैं और बहुत परेशानी है, लोगों को पैदल चलना पड़ता है, उतार चढ़ाव है। तो हमने लगभग 80-85% जो है मैंने जो हमारा लक्ष्य था उसको प्राप्त कर लिया है। और अब हमारा ये है कि किसी प्रकार से वो पक्की हो जाएँ, ये हमारा लक्ष्य था। तो लगभग हम 80% उसमें अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमारा था कि जब मैं पहली बार विधायक बना था तो उस समय हमारे जो हॉस्पिटल थे उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। वहाँ डॉक्टर की सबसे बड़ी कमी थी, एएनएम नहीं थी, नर्सेज नहीं थी। आज की तारीख में मैं अपने संतुष्ट हूँ कि हमने काफ़ी जगह जो हैं एएनएम भेज दिए हैं। एएनएम सेंटर में लगभग एएनएम आ गए हैं और डॉक्टर भी लगभग 80% हमारे लोगों पीएचसी सीएचसी में डॉक्टर आ गए हैं। अभी भी बहुत सारी कमियाँ हैं जो हम अब चिकित्सा क्षेत्र में करना चाहिए हमको, तो उसके लिए हम प्रयास रहते हैं। हमने एक पीएचसी का उच्चीकरण किया, रिखणी खाल का, वो अब सीएचसी हो गया। इसी तरह से अब जहरी खाल का उच्चीकरण की प्रक्रिया चल रही है। तो इस तरह से हम प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ एक्सरे की मशीन वहीं मिल जाए और वहाँ पर ब्लड टेस्टिंग की मशीन मिल जाए। तो ये प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी हमको सफलता मिली, लेकिन अभी भी हमें संतुष्ट नहीं हूँ। अभी भी बहुत सारी बातें हमको भी आवश्यकता है। देखिए, जो बात आप बोल रहे हैं कि अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको करना बाकी है, ऐसे बहुत कम लोग बोल पाते हैं। तो सरकारों का जो मेन काम होता है वो सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, इनको फोकस करना होता है, मूलभूत सुविधाओं पर टारगेट करना होता है। आपको लगता है कि पिछले 2017 से और अब 27 आने वाला है, वो मूलभूत सुविधाएं पूरे उत्तराखंड में और खासकर आपके विधानसभा क्षेत्र में, आपके ज़िले में पूरी हो पाई हैं सरकार के द्वारा? देखिए, मेरे आपको समझो कि विकास तो ऐसा ही होता है जैसे भोजन है। रात को कितना भी खा लो, सुबह लेकर आपको भूख लगती है। तो ये निश्चित है कि अभी हमें बहुत चीज़ चाहिए। हमें अगर हॉस्पिटल अगर हमने सीएचसी बना दी तो हम चाहते हैं कि बेस हॉस्पिटल बन जाए। तो ये तो आवश्यकताएँ बढ़ती रहती हैं, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ कि पहले की अपेक्षा हमने काफ़ी जो है इसमें प्रयास किया। लेकिन अभी ये निश्चित है कि अभी बहुत सारी हमको आवश्यकता हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि पहाड़ में भौगोलिक परिस्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं हैं, जिस कारण हम लोग अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना अच्छा नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब देखो, सरकार से हमने कहा है कि भाई इसके लिए आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि हमको वहाँ पर एम्बुलेंस की ज़्यादा व्यवस्था करनी चाहिए। अगर आपने छोटे स्टॉप बनाए हैं तो आप उसमें एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दोगे तो एक ब्लॉक में अगर हम अच्छा से एक हॉस्पिटल बना दें तो वो सारा ब्लॉक जो है कवर हो जाता है। तो ये प्रयास हमारा सरकार के द्वारा भी करने का प्रयास है। एक हम देखते हैं कि केंद्र सरकार की बात हो चाहे राज्य सरकारों की बात हो, नेशनल हाईवेज़ पर और सड़कों पर बहुत फोकस किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि चाहे नितिन गडकरी जी हों या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, इनके मैनेजमेंट से आपके क्षेत्र को कुछ ऐसे हाईवेज़ मिले हैं जिनसे कनेक्टिविटी अच्छी हुई हो? देखिए, मेरे यहाँ तो एनएच का एक कार्यालय भी मेरे क्षेत्र में धुआंकोट में, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ एनएच भी जा रहा है। और बहुत सारी हमने सेंट्रल सीआरएफ से, जो सेंट्रल रोड फंड्स होता है, उससे हमने 50 करोड़ रुपए करीब जो हैं हमने एक सड़क के लिए बनाए हैं। एक 26 करोड़ के लिए मैंने एक रोड बनाई है जो हॉट मिक्स से बन रही है। इससे पहले जब मैं विधायक नहीं था और जब मैं पहली बार बना, उससे पहले कभी वहाँ हॉट मिक्स की सड़कें नहीं होती थी। आज की तारीख में मुझे संतोष है कि मैंने 2 बड़ी जो मुख्य सड़कें हैं वो हॉट मिक्स की हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हमको वो रहता है, आशीर्वाद रहता है। और इसके साथ साथ हमने पीएमजीएसवाई में अभी हमारे कई क्षेत्रों के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं उनको भी हमने पक्कीकरण करा है। तो ये निश्चित रूप से जो है केंद्र का बहुत बड़ा हाथ है और केंद्र के बिना हम चल भी नहीं सकते। देखिए, पर्यटन को लेकर हम कहते हैं कि भाई जब उत्तराखंड की बात होती है या तो धार्मिक स्थलों की बात होती है या पर्यटन की बात होती है, तो स्थानीय युवाओं को पर्यटन से जोड़ने और बाहर के लोगों को पर्यटन के प्रति आकर्षित करने के लिए आपकी सरकार ने और खासकर आप लोगों ने कितना काम किया है? देखिए, आप अगर कभी जानकारी लेंगे कि जब उत्तराखंड बना 2000 में, तो आप ये समझो कि उस समय हमारे पास मुश्किल से पूरे साल भर में 4 या 5 लाख पर्यटक आते थे। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रतिदिन 4 या 5 लाख लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये हमारे पर्यटन क्षेत्र में बहुत आगे किया और बहुत संभावना है।
जो आप टिहरी को समझो, जैसे टिहरी में बहुत बढ़िया जल विहार के लिए बहुत बढ़िया स्थान बन गया है। मैं भी अपने क्षेत्र में, हमारे लैंसडाउन एक नया पर्यटक क्षेत्र जो है डेवलप हुआ है। बहुत सारे होटल बन गए हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल बनने शुरू हो गए हैं। वहाँ हम एक झील भी बना रहे हैं, एक झील सतपुली में बन रही। ऐसे ही बहुत सारी जगह फोकस किया है सरकार ने, और बहुत अच्छा पर्यटक के क्षेत्र में तो हमने काफ़ी मतलब मील का पत्थर हम लोग साबित हुए। जैसे हम कह सकते हैं कि लैंसडाउन को इको टूरिज्म मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए कुछ मास्टर प्लान आपने रखे थे, क्या उनको अचीव कर पाए हैं, या अभी लगता है कि नहीं, एक 27 में मौका और मिलना चाहिए? नहीं, अभी बहुत सारी चीज़ें, अभी प्राथमिक स्तर पे हैं। अभी हमारी झील का प्रारंभ होगा तो कम से कम 2-2.5 साल उसमें झील बनने में लगेंगे, उसका साइड डेवलपमेंट में लगेंगे। इसी तरह हमने एक वाटरफॉल बनाया है, हमारे बगल में कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वहाँ के जाने के लिए जो कनेक्टिविटी है वो उसमें काम चल रहा है। तो इस तरह से अभी टाइम तो चाहिए, लेकिन हमने उसमें आधार बना दिया है, उसकी बुनियाद रख दी है, तो निश्चित रूप से अच्छा भवन भी बनेगा। पलायन को लेकर हम लगातार सवाल पूछते हैं आपकी सरकार के विधायकों से, तो क्या लगता है कि पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खासकर लैंसडाउन एरिया में, पौड़ी में के लोग जो है पलायन करते हैं रोज़गार के लिए बाहरी क्षेत्रों में? निश्चित रूप से पलायन तो बहुत बड़ा संकट है, और मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर पौड़ी, अल्मोड़ा और टिहरी, ये 3 जिले तो बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हुए हैं। और उसका मूल कारण ये भी है, उसके कारण ऐसा भी नहीं, अच्छा भी है कि जो लोगों के पास पैसा हो गया है, जो लोग नौकरी पे चले गए हैं, उन लोगों ने गांव छोड़ दिए हैं। ये भी एक कारण है। लेकिन ये भी एक कारण है कि जो हमारी चकबंदी नहीं हो पा रही है। अगर कोई करना चाहता है खेतों में, क्योंकि वो बहुत सारा खाते में बटा हुआ है, बहुत सारी हिस्सेदारों में बटा है, तो वो नहीं कर पा रहा है। ये भी एक कारण है पलायन का। और दूसरा कारण ये हो गया कि खेती के प्रति लोगों का जो है रुझान था, जो वो कम हो गया है। तो निश्चित रूप से हम सब लोगों को हॉर्टिकल्चर के माध्यम से बागवानी के लिए आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और हमने भी अपने क्षेत्र, मैंने तो अपनी विधानसभा में एक नर्सरी बनाई है, उसके को देख के लोगों ने प्रभावित होकर जो है कम से कम 3-4 सेब के बगीचे लगाए हैं। तो इसलिए सरकार को फोकस ये करना चाहिए, एक उद्योग एक ब्लॉक में ऐसा लगना चाहिए कि जिसमें 100, 150, 200 आदमी हमारे काम कर लें। अगर 100, 150, 200 आदमी के लिए एक उद्योग आपने अगर एक जगह एक बना दिया, तो मैं समझता हूँ कि पूरा ब्लॉक के जो है पलायन रुक जाएगा। तो ये मेरा सुझाव सरकार को। एक प्रोडक्ट का भी बिल्कुल निश्चित से एक उद्योग, किसी भी चीज़ का उद्योग लगे जिसमें 150, 200 आदमी कम से कम उसमें रोजगार नौकरी कर सकें। तो उसके कारण जो है आप जो गाड़ी वाले रुक जाएंगे, दुकानदार रुक जाएंगे, जो उनको दूध देने वाले हैं वो रुक जाएंगे, मकान मालिक रुक जाएंगे। तो इसलिए एक कई फंक्शनों में इसकी सहायता मिलेगी। जैसे वन्य जीवों को लेकर आप लगातार सवाल उठाते रहते हैं, चाहे भालू, तेंदुए, इसको लेकर आप लगातार काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि इसके लिए सरकार को कोई सख्त दिशा या कुछ प्राथमिकताएं रखनी चाहिए? देखिए, मैं तो लगभग 5-7 साल से इस मामले में लगा हुआ हूँ, और मेरा मानना है कि उत्तराखंड में ना हमें वाइल्ड लाइफ का कोई संकट है, ना पर्यावरण का कोई संकट है। अब राजस्थान वाली नीति अगर आप उत्तराखंड में अप्लाई करोगे तो निश्चित रूप से इससे परेशानियां पैदा होंगी। हमारे यहाँ लेपर्ड नहीं भी होंगे। मैं समझता हूँ कि रिकॉर्डेड जो हैं वो 3000 तो हैं, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कम से कम 7-8 हज़ार से कम के लेपर्ड नहीं हैं। और राजस्थान में लेपर्ड रहते नहीं हैं, बहुत कम रहते हैं। अब वो आप सबको शेड्यूल 1 के प्राणी वहाँ भी मानोगे और यहाँ भी मानोगे, तो ये संभव नहीं है। हमने कहा कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि यहाँ पर्यावरण की कमी नहीं है, हमारे पास प्रचुर मात्रा में जंगल है, प्रचुर मात्रा में वाइल्ड लाइफ है, लेकिन उनके कारण हमको परेशानियाँ बहुत हो रही हैं। हम विकास काम नहीं कर पा रहे हैं, सड़कें ला रहे हैं तो बहुत सारी पेचीदियाँ हैं। इसी प्रकार के जानवर जो है हमारे खेतों को चौपट कर दे रहे हैं। तो हमारा कहना है कि जैसे बाघ से हमको आकर नुकसान हो रहा है, तो भाई अगर कोई घटना कर दी है तो एक तो उसका मुआवजा ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि उसको मारने के तत्काल आदेश होने चाहिए। और यहाँ संकट नहीं है, 7-8 हज़ार से कम के लेपर्ड नहीं है यहाँ, क्योंकि जो सरकार ने गणना करी है वो गणना करी है केवल फॉरेस्ट के क्षेत्र में, जबकि हमारे पास वन पंचायत भी बहुत है। वन पंचायतों में भी सेम जंगल के जैसा स्थिति है, तो वहाँ भी लेपर्ड रहते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि भाई पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में, मैंने एक बार के सदन कहा था कि मैंने डिबेट की थी विधानसभा में, और मैंने कहा था कि एक दिन का सदन पूरे प्रदेश के में वन अधिनियम के लिए लगना चाहिए। जो 80 के दशक में हमको जो वन अधिनियम थोपा गया वो हमारे लिए सही नहीं है, पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में ठीक नहीं है। हमने, हमारे पूर्वजों ने हमारे पर्यावरण की सुरक्षा की, और उसके एवज में अगर हमको दंड मिले तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। इसलिए व्यवहारिकता होनी चाहिए, और जानवरों के मरने में मुआवजा भी ज़्यादा होना चाहिए। जब आप वन विभाग की बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ सवाल ऐसे भी उठते हैं कि वन विभाग तो सिर्फ कागज़ों में ही काम कर रहा है। आपको लगता है कि उसके अंदर भी कुछ ऐसी खामियां जिनमें सुधार होना चाहिए? बहुत सारी खामियां हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे यहाँ तो बहुत घना जंगल है,
और मैं जंगलों में जाता रहता हूँ, वहाँ तो मेरा बहुत संबंध है वहाँ से, और मैं दिल से चाहता हूँ कि फॉरेस्ट से भी लोगों को फ़ायदा मिले। आप दुर्भाग्य देखिए कि कॉर्बेट नेशनल पार्क का 70% क्षेत्र हमारे क्षेत्र में है, लेकिन हमारे यहाँ टूरिज्म के लिए उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ से गेट में जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अगर रामनगर से जाएंगे तो वहाँ से पर्यटक आ सकते हैं, हमारे यहाँ से नहीं आ सकते। तो ऐसा सौतेलापन व्यवहार और ऐसे सौतेले नियम अगर बनोगे तो जनता इससे विमुख होगी। दूसरी, हमारे वहाँ परंपरागत मंदिर हैं जंगलों के अंदर, जिससे जनता ये समझती है कि हमारे इष्ट देव वहाँ रहते हैं, लेकिन आज उनको वहाँ जाने से रोका जा रहा है। तो इससे ये भाव पैदा हो रहा है जनता में कि भाई ये जंगल हमारा नहीं है। और ये भाव अगर जनता में पैदा हो गया कि जंगल हमारा नहीं है, तो सरकार कोई भी मछली को झोंक दे, कभी भी जंगल को बचा नहीं सकती। इसलिए पर्यावरण को बचाने के लिए हमको उनके साथ रोजगार के साथ जोड़ना पड़ेगा, पर्यटक को लाना पड़ेगा, और पर्यटकों के लिए उनको सुविधा देनी पड़ेगी। जो स्थानीय व्यक्ति हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको वहाँ पर छोटी छोटी जो नौकरियाँ हैं, फायर वॉचर हैं, फॉरेस्ट गार्ड हैं, ये नौकरी स्थानीय लोगों को मिले, और गाइड नेचर के जो गाइड होते हैं उनको मिले। तो इससे लोगों को लगेगा कि हाँ, हमको जंगल से कुछ मिल रहा है। तो इस जब हम उसको रोजगार से जोड़ देंगे तो लोगों को सुरक्षा भी करेंगे और जंगल अच्छी तरह से बचेंगे। जैसे आपने अभी रोज़गार की बात की कि वाइल्ड लाइफ से जुड़े हो सकते हैं रोज़गार, तो आपको लगता है कि जो सवाल उत्तराखंड में उठ रहा है कि बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ी है, या फिर जो रोज़गार सरकार को देने चाहिए उस स्तर पर सरकार रोज़गार नहीं दे पाई, आपको लगता है कुछ भर्ती घोटालों पर भी जांच चल रही है इस तरह की? हाँ, निश्चित रूप से संसाधन का सही प्रयोग नहीं हो पा रहा। जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, जो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं, उनको ढंग से उनका शोध, अगर हमने उनका उपयोग करना है तो उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से लाना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि अब खैर फिलहाल इस समय तो मैं समझता हूँ कि नियुक्तियों में कोई घोटाला नहीं हो रहा है। पहले हुआ था तो हमारी सरकार ने बहुत गंभीरता के साथ उसका स्टेप उठाया, कहीं को जेल भी डाला है, और इसका परिणाम है कि आज की तारीख में जितनी परीक्षाएं अभी हाल में हुई हैं उसमें अगर थोड़ा बहुत भी अगर गलती हुई है तो तुरंत एक्शन हुआ है। तो ये मैं धामी सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये अच्छा काम किया, लेकिन आगे भी पारदर्शिता बनी रहे। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये भी है कि अगर ये मेरा सुझाव है सरकार को, मैं दिया भी है कि लोक सेवा आयोग जो हरिद्वार में बना है सबसे बड़े भ्रष्टाचार का केंद्र हुए, आज से नहीं, जिस दिन से बना है उस दिन से वहाँ से एक तंत्र फल गया है, एक फल फूल रहा है तंत्र। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले वहाँ से लोक सेवा आयोग का उसको हटाना चाहिए और ऐसी जगह रखना चाहिए, चाहे गैरसैंण भेज दें, उससे ये लगेगा कि हाँ पहाड़ में भी हो गया, और वहाँ कम से कम जो भ्रष्टाचार की जो एक लाइन चल रही है, जो एक षड्यंत्र चल रहा है, उससे भी बच जाए। जब मैं सनातन की बात करता हूं तो हमारे पास आते हैं चार धाम, और चार धाम यात्रा में किस तरीके से हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ भीड़ भी आ रही है। आपको लगता है कि जो भीड़ आ रही है उसके मैनेजमेंट में कुछ इश्यूज़ हैं, उनको ठीक करना सरकार की जिम्मेदारी है, जिनको ज़रूरी है ठीक करना, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है? देखिए, हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि जहाँ कभी 1-1.5 लाख लोग आते थे, आज वहाँ 10-15 लाख लोग आते हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से है कि जब हमने अगर 1.5 लाख के लोग आते हैं तो हमने 3 लाख की व्यवस्था की होगी, और वहाँ पर्यटक 6 लाख पहुँच जाते हैं, तो निश्चित थोड़ा परेशानी होती है। तो धीरे धीरे जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा ढांचा बन रहा है, वैसे वैसे हमारी व्यवस्थाएँ भी बन रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि व्यवस्था जैसे जैसे हम व्यवस्था करते रहेंगे, पर्यटक और आते रहेंगे, और पर्यटक आने भी चाहिए भाई। भीड़ नहीं होगी तो किस बात का पर्यटक आता ही आकर्षण होकर होता है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार जैसे जैसे क्षमता बढ़ रही है वैसे वैसे व्यवस्था भी कर रही है। पर्यटक आ रहे हैं तो विधायक जी कहीं ना कहीं आपदाएं भी आ रही हैं, तो उसको लेकर आपका क्या मानना है कि कहीं ना कहीं जो आपदाएं हैं उस पर सरकार का फोकस इतना नहीं है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि नदियों के किनारे लोग जो हैं घर बसा रहे हैं और फिर आपदा का शिकार हो रहे हैं। थराली में हमने देखा। हाँ, निश्चित रूप से जब भी कोई शहर बच रहा है, कोई गांव बच रहा है, तो उसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि ताकि बिना अनुमति के कोई न बनाए। पहले वहाँ की भूगर्भ की रिपोर्ट आ जाए कि वहाँ सॉइल कैसी है, वहाँ की ज़मीन कैसी है, मिट्टी कैसी है, और जब इस आधार पे जब चेकिंग होगी तो तब अगर बनेगा कोई शहर, कोई गांव, तो निश्चित रूप से वो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। तो ये निश्चित रूप से नीति जरूर बननी चाहिए कि ताकि जो है आगे भविष्य में जो घटनाएँ हो रही हैं उनसे बचा जा सके। चलिए, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। विधायक जी लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो पूछेंगे जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, जो राजनीति हो रही है, उस पर इनका क्या कहना है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधायक जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं।
विधायक जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सियासत जब होती है तो कहीं न कहीं उसमें बयानबाज़ी भी होती है। तो आपको लेकर ये कहा जाता है कि अरग सिंह रावत जो बयानबाज़ी करते हैं, आप उसका पलटवार करते हैं। तो कांग्रेस की क्या नीतियाँ हैं उत्तराखंड में? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और अगर हम भारतीय जनता पार्टी के नीति रीति पे, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पे कोई आक्षेप करेगा तो मेरा कर्तव्य होता है कि मैं उसका जवाब दूं और उसका माकूल जवाब दूं। इसलिए हम इसका जवाब दें, वही नहीं, हम चाहे हरीश रावत जी बोल रहे हैं, चाहे राहुल गांधी बोल रहे हैं, और जब कोई गलत बोलते हैं तो हम पार्टी की तरफ से हम एक उन सिपाही की तरह से उनका बचाव करते हैं और अपनी बात रखते हैं। तो कांग्रेस के जो आरोप हैं कि आप भर्तियों में बाँटो और राज करो की नीति अपना रहे हैं, भ्रष्टाचार पर वो सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि भई देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी आप चाहते हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति हो और आप सत्ता में बने रहें। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप सब जानते हैं कि गांधी परिवार पे भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप हैं और कोर्ट ने किए हैं, न्यायालय ने किए हैं। ऐसे नहीं कि किसी सरकार ने किए हैं, न्यायालय ने उनको आदेश दिया, उनकी जांचें कराई हैं। तो कांग्रेस तो पराय है भ्रष्टाचार की। और जहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट की बात है, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के टाइम पे आपने देखा होगा जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे या कोई और भी मुख्यमंत्री रहे हैं उनके, तो जब भी रहे हैं भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा। हम लोगों ने उस पर नियंत्रण किया है। माननीय त्रिवेंद्र रावत जी ने जब किया तो जीरो टॉलरेंस की सरकार का नारा दिया था और उसमें बहुत आगे तक उन्होंने इसमें भ्रष्टाचार पर रोक लगाई थी और यही सरकार हमारी वर्तमान सरकार भी कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी खोखली बातें हैं, ना उनका कोई आधार है। और आज कांग्रेस जिस तरह से आपस में द्वंद्व में फंसी है, कन्फ्यूजन में है, और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास संघर्ष करने की क्षमता रह नहीं गई है। तो इसलिए कांग्रेस इस समय कहीं है नहीं और इसलिए उनके जो छोटे मोटे नेता हैं, जो आयातित हैं, उन लोगों से द्वारा एक अलग अलग प्रचार प्रसार उनके द्वारा किया जाता है। आप कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कांग्रेस के नेता ही ज़्यादातर ये बोलते हैं कि भाई जितने बीजेपी में लोग हैं वो ज़्यादातर कांग्रेसी हैं। बीजेपी के पास नेता नहीं है तो कांग्रेस से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं आपको। देखिए, चिंतन करने की ज़रूरत उनको है कि उनके साथ के जो अच्छे लोग हैं वो जा क्यों रहे हैं। देखिए, आप समझो ना, जो अच्छे लोग थे, जहाँ उनकी पटरी नहीं में, जो उनके साथ घुटन महसूस कर रहे थे, वो सब वहाँ रहे। क्योंकि आदमी जब घुटन से निकलता है तो खुले में जाना चाहता है, जहाँ स्वतंत्रता हो, जहाँ आदमी को आराम लगे, जहाँ लोगों को लगे कि मेरे मन माफिक जो है, मैं चाहता हूँ, जो मेरी इच्छा है उसके अनुसार मुझे अच्छा अवसर मिल रहा है, अच्छा मैं जहाँ काम कर सक रहा हूँ, जहाँ मैं जनता की सेवा कर सक रहा हूँ, वहीं जाता है। इसलिए जहाँ जिनका घुटन, जिनको हमारे यहाँ घुटन होगी, निश्चित रूप से जो हमारे अनुसार नहीं हो पाएगा वो भी भागेगा। कांग्रेस से आएंगे, मंत्री बनेंगे, फिर कांग्रेस में चले जाएंगे। तो क्या ये माना जाए कि जब आपकी पार्टी में आ गए तो दूध के धुले हो गए? जो राजनाथ सिंह कहते हैं कि भाई मैं दावा नहीं करता इस बात का नहीं, कि हमारी पार्टी में जो आ रहे हैं वो दूध के धुले हैं। देखिए, राजनीति में हम किसी के लिए गारंटी नहीं दे सकते, किसी की गारंटी आम जीवन में भी नहीं दे सकते कि कौन क्या है। लेकिन हम ये कोशिश करते हैं, भारतीय जनता पार्टी हर एक को नियंत्रण में करने की कोशिश करता है। ये कांग्रेस में नहीं होता। हम अनुशासन में रखने की कोशिश करते हैं और अनुशासन में रखते भी हैं। हाँ, जो नहीं रह पाते हैं उनको बाहर भी करते हैं। तो ये हमने कई उदाहरण भी हैं, कांग्रेस में हमसे निकाले हुए लोग आज वहाँ नेता बने हुए हैं। तो इसलिए ये हमारे यहाँ उनमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। तो क्या ऐसा होता है कई बार कि मजबूरी हो जाती है बड़े कद के नेताओं को पार्टी में शामिल कराना, या जो जाति के हिसाब से बड़े नेता हैं उनको पार्टी में शामिल कराना कई बार पार्टियों की मजबूरी हो जाती है, जिसमें बीजेपी भी फंस जाती है? नहीं, हमारे यहाँ कोई शर्त के अनुसार नहीं होता। कोई अपनी इच्छा से आया है तो देखो, कोई हमारे सिद्धांतों से सहमत होगा तो निश्चित रूप से हम तो स्वागत करेंगे। लेकिन साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उस पर कोई आक्षेप तो नहीं है, और साथ साथ ये है कि हमारे सिद्धांतों से सहमत है कि नहीं है। जो हमारी विचारधारा से सहमत होगा तो उसको लाते हैं, और जो हमारे सहमत नहीं होगा, हमारे यहाँ गंदगी करेगा, उसको निकालते भी हैं। अच्छा विधायक जी, आप लगे 20 मिनट से हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि आपकी हर एक बात बड़ी बेबाकी से आप बोल रहे हैं। तो कई बार ये बातें जो हैं वो पार्टी के नेताओं को चुभ भी जाती हैं जिनके खिलाफ आप बोलते हैं, और जो सही बात बोलते हैं, जो आपको पटल पर रखनी चाहिए वो आप इंटरव्यूज़ में बोलते हैं, सदन में भी बोलते हैं। आपको लगता है कि एक विधायक होने के नाते पार्टी के वो अहमियत पार्टी नेतृत्व आपको देता है इन बातों के बाद भी? देखिए, मैं आपको बता दूं, हम जो हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रभावित रहते हैं, और हमारे जितने भी हमारे परम पूजनीय लोग रहे हैं संघ में, हमने सब ने यही सिखाया है कि अपनी बात को प्रखरता से रखो, अपने सिद्धांतों को प्रखरता से रखो, और ये कोशिश करो कि हम उस पर खरे उतरें। तो हम यही प्रयास करते हैं और ये हमारा सिद्धांत है, और मैं वही काम करता हूं जो जनता चाहती है, जो हमारी पार्टी की लाइन होती है, और उसको पार्टी की लाइन पे कहना
और जनता के हित में कहना कोई ख़राब बात नहीं है। और हमारा इसीलिए ये है कि हमारी पार्टी हमको कभी बुरा भी नहीं कहती और ना हमें कभी कहती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। हम अब बल्कि हमारे कहने से सुझाव के रूप में लेके उसमें सुधार भी करते हैं। जब प्रदेश की क्षेत्र की बात आप मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो आपको लगता है कि उस गंभीरता से बात मुख्यमंत्री सुन कर के उन पर क्रियान्वयन भी करते हैं उनका? देखिए हमारा रोल दूसरा है। एक पार्टी का रोल अलग है और जनप्रतिनिधि का रोल अलग है। और जब जनता की कोई बात होती है तो मैं प्रखरता से कहता हूँ, उसमें चाहे मेरा कोई बड़ा नेता नाराज़ हो जाए, क्योंकि हमारी पार्टी भी सिखाती है कि आपका दायित्व जो है, आपको टिकट इसलिए दिया गया, आपको विधायक इसलिए बनाया गया कि आप जनता की आवाज़ बन के सरकार को बताएं। तो वही काम हम करते हैं। हमारी सरकार भी, हमारी पार्टी भी हमारा सहयोग करती है। तो विधायक जी, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि जितनी बेबाकी से आप बोलते हैं, तो ऐसे बहुत कम नेता होते हैं जो अपने पार्टी नेतृत्व पर इतने बड़े स्तर पर अपनी बात रख पाते हों। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि जो मंत्री पद पर बैठे हैं उनसे ज़्यादा काबिलियत आप में है, आपको मंत्री पद का जो है अवसर देना चाहिए? देखिए, हर एक का अपना अपना मूल्य होता है, हर एक की अपनी अपनी उपयोगिता होती है। जैसे तलवार का अलग काम है, सुई का अलग काम है। ये पार्टी समझती है कि कहाँ हमने कपड़ा सिलना है, कहाँ हमने लड़ाई लड़नी है, और जिसकी जहाँ उपयोगिता है उसका प्रयोग उस तरह से करते हैं। और मंत्री बनाना तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक का काम है। वो जिसको चाहें उसको बना सकते हैं, क्योंकि क्षमता भी देखते हैं और बहुत सारे समीकरण भी होते हैं राजनीति में, वो देखते हैं। और मुझे इतना कोई लालच नहीं है मंत्री पद का। और मैं तो स्वयं कहता हूं कि भाई पहले मैं जनता का सेवा करूंगा, बाद में मैं और चीज़ के बारे में सोचूंगा। और ऐसा नहीं है, मेरे से पहले 6 बार के विधायक हैं मुन्ना सिंह चौहान जी, वो मंत्री नहीं बन पाए। तो ये पार्टी समझेगी कि किसकी उपयोगिता कहाँ पर है, कैसी है। हम केवल ये कहते हैं कि पार्टी ने हमें जो जिम्मेदारी दी है उसको हम कैसे निभाएं, इस पर ज़्यादा चिंतन हाँ, करते मैं वही हैं। जो सवाल अभी आपसे पूछ रहा था कि अब ज़्यादातर ऐसे लोगों को बड़े पदों पर बैठाया जा रहा है, जो आरोप बीजेपी पर लगता है कि जो रबर स्टैम्प के तौर पर काम कर सकते हो, और मुझे लगता नहीं है कि आपका इंटरव्यू करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्षमता देखी जाएगी, बहुत सारे समीकरण देखे क्षमता में जाते आप हैं। में क्या कमी है? क्षेत्रीय नहीं अब हो सकता है कि मेरे यहाँ देखिए, मेरे यहाँ सतपाल जी महाराज हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हैं, उनके बहुत सारे प्रशंसक भी हैं, बहुत सारा अनुभव है, केंद्र में मंत्री रहे हैं, वो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हो सकता है कहीं नहीं, अवसर भी होता है कि कभी हो सकता है कि कोई जूनियर को आगे मिल जाए, हमें उनके आगे भी खड़ा होना पड़ता है। तो ये पार्टी का सिस्टम है। पार्टी किसकी उपयोगिता कहाँ पर कर सकती है, ये तो पार्टी को सोचना है। उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ वहाँ पर एक बड़ा चेहरा है, मुख्यमंत्री हैं, और सनातन और हिंदुत्व के लिए जो वो काम कर रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी सनातन को लेकर और हिंदुत्व को लेकर और धर्म और सनातन की जब बात होती है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नंबर 1 पायदान पर खड़े हैं? देखिए, हमारे यहाँ कोई व्यक्ति नहीं, हमारे यहाँ सारा विचारधारा है हमारी ये। हम चाहते हैं कि सनातन धर्म मजबूत हो, और उसके लिए चाहे मैं हूँ, चाहे पुष्कर धामी हैं, चाहे योगी जी हैं, चाहे मोदी जी हैं, सबके सब लोग उसके लिए किस तरह से काम कर सकते हैं, किस तरह से योगदान दे सकते हैं। क्योंकि सनातन धर्म से ही इस भारतवर्ष की जो है अस्मिता, उसका गौरव सुरक्षित रह पाएगा। तो इसलिए हम सब लोगों का मोटो है, हम सब लोगों की सोच है, हमारा उद्देश्य है कि हम किस तरह से सनातन को मजबूत करें। और सभी लोग उसमें अपनी भूमिका कर रहे हैं, उसमें एक धामी जी भी हैं। उत्तराखंड में खासकर माइनॉरिटीज़ में मैं मुस्लिम्स की बात करूंगा कि उनकी बढ़ती आबादी कहीं बीजेपी के लिए कोई चिंता का विषय है उत्तराखंड में? ये हमारे लिए नहीं है चिंता का विषय। ये आप समझो कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। खाली मुस्लिम से मतलब नहीं है हमारा, हमारा उनसे मतलब है जो राष्ट्र विरोधी हैं, जो वंदे मातरम को नहीं मानते, जो भारत माता नहीं मानते, उनसे खतरा है। और अगर ये बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये देश के लिए बहुत बड़ा संकट आने वाला है, और इसके लिए हम सब लोगों को सजग होना चाहिए। वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, वो तो एनसीपी के एक सांसद ने भी सदन में खड़े होकर बोला कि हम नहीं चाहे बोलेंगे वंदे मेरा मातरम। किसी समुदाय से मतलब नहीं, कोई भी कहेगा अगर वंदे मातरम नहीं मानेगा, भारत माता की जय नहीं बोलेगा, तो निश्चित रूप से हम उसके खिलाफ हैं। और जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जैसे भी उनके खिलाफ जा सकते हैं, वो जाएंगे। आपको लगता है कि हिंदुओं के अलावा, सनातन को मानने वाले लोगों के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति होगा, या मुस्लिमों के अलावा, जो ऐसा नहीं बोलेगा? ज़्यादातर हम देखते हैं मुस्लिम से होते हैं उसमें। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। आप उसी मुस्लिम में आप APJ अब्दुल कलाम भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, ऐसे नहीं, गुलाम नबी आज़ाद भी हैं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस में भी हैं, हमारी पार्टी में भी हैं, बहुत सारे हमारे पार्टी में मुस्लिम लोग हैं। हमारा मुस्लिम से खिलाफ नहीं है, लेकिन उन लोगों से खिलाफ है जो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, जो वंदे मातरम की जय नहीं बोलेंगे, खाएंगे हिंदुस्तान का, गुण गाएंगे पाकिस्तान का, तो उनको तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी। मुस्लिम्स अगर उत्तराखंड में आकर बस रहे हैं बाहरी स्टेट से, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है अगर लीगैलिटी से वो आकर रहें? नहीं नहीं, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, विशेष कंडीशन है उत्तराखंड हिमाचल की। हम देवभूमि हैं और हम सनातन धर्म के मॉडल प्रदेश हैं, और हम चाहेंगे यहाँ
कि जो सनातन धर्म का एक मॉडल है, देवभूमि है, उसकी जो पवित्रता है वो खराब ना हो। और निश्चित रूप से है कि अगर आज दूसरे धर्म के लोग, दूसरे मजहब के लोग यहाँ आएंगे तो एक कंट्रोवर्सी होगी, हमारी बहुत सारे संस्कार, बहुत सारे संस्कृति प्रभावित होगी। तो हम केवल उसकी चिंता कर रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि उनको उत्तराखंड से बाहर ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा उचित है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि दूसरे धर्म के लोगों को उत्तराखंड में नहीं आना चाहिए, उनको बाहर ही रहना चाहिए। विश्व मुख्य उनको कम से कम यहाँ पर हम लोगों को प्रभावित करने की क्षमता नहीं देनी चाहिए, उनकी ताकत नहीं देनी चाहिए। ऐसी बहुत सी वीडियोस हम देखते हैं विधायक जी, जहाँ पर मुस्लिमों को पहचान कर, उनको चिन्हित कर उत्तराखंड के लोग जो हिंदू से जुड़े हुए हैं, हिंदू से, वो बाहर करते हुए नज़र आते हैं। कई सड़कों पर देखते हैं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं देखते हैं उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो क्या इसके पीछे कुछ ऐसे हिंदू काम कर रहे हैं जिसको सरकार का कहीं ना कहीं सपोर्ट है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको समझा दूं कि हमारे यहाँ जितने मकान बना रहे हैं वो ज़्यादातर मुस्लिम लोग बना रहे हैं, जितना बढ़ई का काम कर रहे हैं वो ज़्यादा मुस्लिम लोग कर रहे हैं, जितना नाई का काम कर रहे हैं वो मुस्लिम लोग कर रहे हैं, जो धोबी का काम कर रहे हैं वो मुस्लिम। ऐसा नहीं है, उनके काम से हमें परहेज़ नहीं है। हमें तब है कि अगर वो गौ का मांस काटेंगे, गाय का मांस काटेंगे, खुलेआम गौ का मांस बांटेंगे, जिसको हम नहीं चाहते, तो निश्चित रूप से हम उसका विरोध करेंगे और उनको हम खदेड़ेंगे उनको। कांग्रेस के नेता हैं हरक सिंह रावत, जिन्होंने अभी सिख समाज के बीच एक कार्यक्रम में पहुंच करके एक ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर विवाद हुआ है। आप कैसे समझते हैं इसको? देखिए, मैं तो हरक सिंह जी के लिए पहले ही कह रहा हूँ कि वो नॉन सीरियस आदमी हैं। उनको मेरी समझ से राजनीति की कोई ज्ञान भी नहीं है। वो केवल गली मोहल्ले की बातें करते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं। मैं उनको दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो किसी विषय पे, किसी विषय, वो मेरे से सीनियर हैं राजनीति में, किसी विषय पे जिस विषय में उनको मास्टरी हो उस विषय में किसी खुले मंच में मुझसे बहस कर लें। अगर वो जीत गए तो हम भी राजनीति छोड़ देंगे, और नहीं तो वो छोड़ देंगे राजनीति। बड़ी बात कह रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस में मिनिस्टर भी रहे और आपके यहाँ भी बड़े पदों पर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जब वो समाज के बीच जाते हैं तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो उनके बयान को लेकर कंट्रोवर्सी है, अब वो माफ़ी भी मांग रहे हैं, पूरी कांग्रेस माफ़ी मांग रही है। देखिए, अभी सिखों पे जो बात करिए, सिख वो कौम है जिसने सनातन धर्म के लिए अपने बच्चों को, अपने परिवार को बलिदान किया। उनके बलिदान को अगर हम भूलेंगे तो हमसे ज़्यादा अब हमारे कोई से बड़ा बुरा कुछ नहीं हो सकता। और आप उन पे आक्षेप कर रहे हो और मजाक में टाल रहे हो और मजाक में उनकी मजाक कर रहे हो। अरे इससे बड़ा, अब मैं समझता हूँ कि कोई भी सिख अगर असली, अगर वो वाहेगुरु क्या अगर कोई होगा, वाहेगुरु को मानने वाला होगा, तो कभी भी माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि इन्हीं कांग्रेसियों ने 1984 के दंगों में इन्हीं सिखों को दाढ़ियाँ जला दी, बच्चे मार दिए, उनको जिंदा जला दिया, और आज फिर दोबारा से उनके मन में वही भाव पैदा हो रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो सबसे अपील करूंगा सिखों से, किसी भी सूरत में जो है इनको माफ़ न करें। मेरे दो अंतिम क्वेश्चन आपसे हैं विधायक जी। एक सवाल ये है कि विधानसभा में 4 वर्ष पूरे होने के बाद कोई ऐसे 5 बड़े काम आप बता सकते हैं जो आपने अपनी सरकार से अपने क्षेत्र के लोगों को दिए हों? देखिए, मैंने अपने यहाँ सबसे बड़ी एक झील का निर्माण करवा रहा हूँ। वो बहुत बड़ी झील है, 23 करोड़ के लगभग की है। ऐसी मैंने अपने ब्लॉकों में 3 ब्लॉकों के लिए जो है मिनी स्टेडियम की कराई है, जो हमारे बच्चों के लिए खेल के लिए बड़े आवश्यक हैं। 3, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अपने यहाँ एक मेरा पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है वो निर्माणाधीन है, वो बन रहा है। ऑडिटोरियम बना रहा हूँ 2 में, बच्चों के लिए, वहाँ जैसे कोई प्रतिभा वहाँ पर अपना अभिनय कर सकें। और सड़कों के मामले में तो हमने बहुत आगे अपने को पहुँचाया है। तो ये सारे मेरा अपने 5 साल के कार्यकाल में। जब हम विधायकों के निधि की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में विधायक निधि सेम है। तो उस विधायक निधि का सही इस्तेमाल विधायक कर पाते हैं? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि विधायक के हाथ में है कि वो उसको किस तरह से उपयोग करता है, कोई भी विधायक है। लेकिन ये भी मानना है कि देखिए, आप देहरादून का कैंट क्षेत्र आपका 15-20 मिनट में आप पूरे विधानसभा घूम जाएंगे अगर कारों में घूमेंगे। और हम अपने यहाँ अगर गाड़ी में घूमेंगे तो एक कोने से दूसरे कोने जाने में 7 घंटे लगेंगे। पहाड़ी स्थिति बहुत ख़राब है। इसलिए हमारा ये है कि चाहे किसी प्रकार का धनाबंटन हो, पर्वतीय क्षेत्र को उसकी परिस्थितियों के अनुसार बंटना चाहिए, मैदानी क्षेत्रों को उनकी परिस्थिति के अनुसार योजनाएं बननी चाहिए। तो ये निश्चित है कि हम तो पूरा उपयोग करते हैं, लेकिन हमारे लिए वो भी कम पड़ता है। चलिए विधायक जी, आपने अपना कीमती समय दिया और बड़ी बेबाकी से आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ख़ास मुलाकात में आज हमारे बहुत ख़ास मेहमान, बेबाकी से अपनी बात रखने वाले विधायक मौजूद थे बीजेपी के, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बड़े खुलकर स्पष्टता से अपनी बात रखी है। अब इसका क्या असर प्रदेश की राजनीति पर होगा, ये देखना होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात किसी और नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।